For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the video. Hello everyone, myself Jarar Khan, and today's topic is the differentiation of function in parametric form. This topic belongs to class 12th mathematics and from chapter number 5, differentiation, limit and derivative, limit, continuity and differentiability. And the concept which we are going to discuss in this lecture, it will use to solve the questions of exercise 5.6. हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं, आज का जो लेक्चर है उसमें जो भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे बच्चों, 5.6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज को इतने से हम पूरे तरीके से फ्लैट कर सकते हैं, उसमें कहीं कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, डिफरेंशिएशन 12th स्टैंडर्ड पर कुछ भी हो, अगर आपने कुछ कॉमन चीज़ों को क्लियर करके रखा है तो कुछ फंसेगा नहीं। जैसे यहाँ पर जो एक्सरसाइज वाइज मेथड दिए गए हैं, ये उतने ज़्यादा टिपिकल नहीं है कि आप इसको लेकर बहुत परेशान रहें कि अरे ये क्या कॉन्सेप्ट है। ये इनकी एक लिमिट है और इनको 10 से 5 मिनट के अंदर अच्छे से समझा जा सकता है। जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए। कॉमन डिफरेंशिएशन आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए, एल्जेब्रिक फंक्शंस हो तो उनके फॉर्मूले आने चाहिए, लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जो फंक्शंस हैं उनके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए, और आपको कॉमन डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। उसके साथ साथ आपको फंडामेंटल थ्योरम्स जो हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पर प्रोडक्ट रूल है, कोसेंट रूल है, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये क्लियर हैं तो ये जो मेथड्स जो हम आपको बताते हैं ये बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही कम टाइम में समझने वाली चीज़ें हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसमें अभी तक क्या था, अभी तक हमको कोई भी क्वेश्चन करना होता था तो हम सीधा y इज इक्वल टू हमको fx गिवन होता था और हम इसी को बच्चों डिफरेंशिएट कर लेते थे सीधा सीधा विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अब ये नहीं होगा। अब ये जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज में बच्चों हमें x और y को किसी एक तीसरे वेरिएबल में डिफाइन किया हुआ मिलेगा। x किसी का फंक्शन होगा, y भी उसी सेम वेरिएबल का फंक्शन होगा, और फिर वहाँ से हमको dy/dx निकालना है। तो इससे थोड़ा सा हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। कई बार आप देखेंगे कि x एंड y आर गिवन एज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। एक अलग वेरिएबल का फंक्शन होगा x भी और y भी। जैसे कि आप कह सकते हो x भी डिफाइन होगा t में एंड y भी डिफाइन होगा t में, आर टू फंक्शंस एंड t, ये t बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। t इज़ अ वेरिएबल, t एक वेरिएबल है। ऐसी सिचुएशन जब आए जब आपको x भी एक t में डिफाइन हुआ मिले और y भी आपको t में ही डिफाइन हुआ मिले, तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है बच्चों, तो उस टाइम हम x और y को पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए इस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। दैट्स वाई दिस इज द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब हमें ये समझना है कि जब हमारे पास ये x t में डिफाइन होगा, y भी t में डिफाइन होगा, तो यहाँ से हम dy/dx कैसे निकालेंगे, ये हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है। क्योंकि अभी तक की जो हमारी कैलकुलेशन है उसमें ऐसी चीज़ें हमको नहीं मिली हैं। हमको सीधा सीधा मिलता है कि y इज इक्वल टू साइन x, तो हमसे कहा जाता है फाइंड dy/dx। हम कहते हैं चलो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और ये हमारा आंसर हो जाता है बच्चों। लेकिन इस बार ना तो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ना तो x इज इक्वल टू साइन वाई है, सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो हम यही समझेंगे कि जब हमारे पास ऐसे फंक्शन हो जैसे x इज इक्वल टू एफ टी, वाई इज इक्वल टू जी टी, या x इज इक्वल टू साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको स्टेप को ध्यान से देखें, 1 बाय 1, आप आसानी से बहुत ईजिली इसको हैंडल कर ले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है इसको हम 1 कह लेंगे और इसको हम 2
कह लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t एंड देन वी विल डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ये स्टेटमेंट ऐड कीजिए क्योंकि काफ़ी कुछ पढ़ के समझ में आता है, अदरवाइज आप करते जाएंगे कौन समझेगा कि आपने यहाँ क्या किया है। तो आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग अबव, अबव मीन्स 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। वेरी सिंपल, dx by dt, it will be the differentiation of the first with respect to t, and everybody know that the differentiation of ft with respect to t will be f dash t. Make this as equation 3 and again we are going to differentiate the second one and it will be dy by dt, and from here we will get g dash t, and this is equation number 4. तो बच्चों आपने देखा कि हमने t के रिस्पेक्ट में दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दिया। एक्चुअली में हमारा तो ये टारगेट है नहीं कि हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आवर टारगेट टू फाइंड dy by dx, सो दैट्स वाई वी हैव सम मोर स्टेप टू फाइंड दिस। इसके लिए कुछ और स्टेप होने हैं, मेरे पास होने चाहिए। अब क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे कि जो हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन 4/3, इक्वेशन 4 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। इट इज़ टू मच इजी एंड सिंपल। कैसे हो जाएगा देखिए, आप देखोगे जो 4 जो इक्वेशन है वो है dy by dt, ठीक है, और जो थर्ड इक्वेशन है वो है dx by dt, और यहाँ से आप देखोगे कि इसकी वैल्यू है g डैश t है और बच्चों इसकी वैल्यू f डैश t है। क्या आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है? नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने कुछ खास किया ही नहीं है। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ लिख लिया, t के रिस्पेक्ट में इसको किया, यहाँ लिख लिया, इसको इक्वेशन 3 4 बना लिया। मैं बोला कि 4 को 3 से डिवाइड करो, ये 4 है, ये थर्ड है, ये 4 और ये 3। तो अब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो रहेगा यही g डैश t अपान f डैश t, इसमें तो कुछ चेंज आना ही नहीं है। बट यहाँ पर बच्चों चेंज आना है dy by dt, एंड एवरीबडी नो दैट दिस इज़ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स कि ये dt by dx आएगा। dt से dt कैंसिल हो गया। अब बच्चों आप यहाँ देखोगे तो आपका जो आंसर है, जो आप चाह रहे हो, वो dy by dx बन गया। तो ये तरीका है कि कभी भी पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएट करके हम अपने रिजल्ट को कैसे पहुँचेंगे। आई होप कि आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, ये आपको तो क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा, ये तो आपका क्वेश्चन ही रहेगा, उसमें ही x और y किसी एक सिंगल वेरिएबल में डिफाइन होंगे। आपको उसके बाद क्या करना है, आपको पहले वाले को भी जो ये वेरिएबल है उसमें उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दूसरे वाले को भी इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आपने कर लिया, उसको इक्वेशन 3 4 बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड करना है, वो यहाँ करेंगे। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप हर बार ये करें, आप चाहें तो ये वाला पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे dy by dx फाइंड करना था, मैं लिखूंगा dy by dx, और इसकी जो वैल्यू है उसको मैं लिख देता हूं बच्चों dy by dt और अपान dt by dx, अपान dx by dt। अब हमारे पास ये जो दोनों टर्म हैं, इनकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, पहले से हैं 3 और 4। तो 4 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 3 की यहाँ पुट कर देंगे, ऑटोमेटिकली हम अपने आंसर पे पहुँच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात एकदम क्लियर समझ में आ गई कि कभी भी जब हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशंस हों तो हम कैसे उसको डिफरेंशिएट करके आंसर निकालेंगे। अब क्योंकि ये मैथमेटिक्स है तो हमें एग्जाम्पल तो देखना ही पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल के तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो वेरी सिंपल, हम 1-2 एग्जाम्पल इस पर कर लेते हैं। बहुत ईजी है बच्चों, हमें कुछ खास नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, यहीं पर चेंज हो जाएगा, एग्जाम्पल में यही चेंज हो जाएगा कि वहाँ लिखा क्या है। ठीक है, देखिए ये बहुत क्लियर है और एकदम ईजी भी है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास जो इस बार के क्वेश्चन में जो आपको जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा है, और यहाँ पर a और 1 माइनस कॉस थीटा है। देखिए अब यहाँ पर x भी थीटा में डिफाइन है, y भी थीटा में डिफाइन है, और हमें चाहिए क्या यहाँ से बच्चों, यहाँ से हमें चाहिए dy by dx चाहिए। अगर हमको यहाँ से dy by d थीटा चाहिए होता तब तो हमारे लिए बड़ा इजी था, 1 मिनट में हम निकाल देते इसी को, या dx by d थीटा चाहिए होता था तब भी इजी था। बट एक्चुअली में हमको क्या चाहिए, dy by dx चाहिए। फॉर दैट हम लोग उन्हीं सभी स्टेप को फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपको पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको आप 1 कह लें और इसको आप 2 कह लें। डिफरेंशिएट 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
थीटा के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा बच्चों, dx अपॉन डी थीटा विल इक्वल टू व्हाट इट विल a इंटू 1 माइनस साइन देखो यही मैं बता रहा था आपको, ये चीज़ें आनी चाहिए, इनके बिना तो कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो जैसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, साइन का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, ये आपका इक्वेशन 3 हो गया बच्चों। अब हमें इसको करना है, तो हमें dy बाई डी थीटा मिल गया यहाँ से, और यहाँ से हमको a मिलेगा, ये कॉन्स्टेंट है, एवरीबडी नो द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल विल इक्वल टू 0, दैट्स वाई हियर 0 will come, and here c is given, so you know very well that when c came the final result will be negative, that's why the negative will convert this negative as positive and sin theta। तो इसकी जो वैल्यू हुई बच्चों वो साइन थीटा हो गई। अब ये हमारे लिए इक्वेशन 3 हो गया। एक्चुअली में हमको क्या चाहिए, हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो चलो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लिया जाता है, एकदम सिंपल सी बात है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा एंड अपॉन dx बाई डी थीटा। अब आपको पता है कि dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, dy बाई डी थीटा की वैल्यू आपको देख रहे हो a साइन थीटा है, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू बच्चों a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। अब यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब जब ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो अब हमारे पास जो बच रहा है पार्ट वो ये बच रहा है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। एवरीबडी नो दैट ट्रिग्नोमेट्री हैव लॉट ऑफ फार्मूला, आप हर स्टेप में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला बना सकते हैं, आप रट सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स को ठीक से समझें तो आप खुद से बनाएंगे। आप सब जानते हैं कि साइन जो होता है, मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है, साइन 2 थीटा जो होता है बच्चों वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एवरीबडी नो फ्रॉम क्लास 10, आप तो 10th से इस बात को जानते हो। मतलब अगर यहाँ पर एंगल डबल है तो यहाँ पर एंगल मतलब उसका हाफ आएगा। तो अगर आप सोचें कि यहाँ पर थीटा होता तो यहाँ पर इतने चेंजेस आते बाई थीटा बाई टू। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं बच्चों कि जो कॉस थीटा होता है उसके तो 4 फॉर्मूले होते हैं, 4, जिसमें से मैं आपको एक याद दिलाता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये जो दोनों टर्म हमारे हैं, जैसे साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, आंसर हमारा हमेशा इजी होना चाहिए। यहाँ पर छोड़ देंगे अभी आप काउंट करना इसके बाद के स्टेप, तो वो नहीं सही है, वो उस थोड़ा सा मतलब कोई आप चाहेगा तो वो मार्क्स आपका कट कर सकता है कि भैया आपने तो बीच में ही इसको छोड़ दिया, ऐसे थोड़े ना होता है। तो इसलिए हम इसको ईजिएस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे, और उसके लिए हमें फॉर्मूला का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, साइन की जगह पर मैं लिखने वाला हूँ बच्चों 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एंड द सेकंड थिंग इज दैट मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, 1 लिखूंगा। फिर इस कॉस थीटा की जगह पर बच्चों मैं लिखने वाला हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपको अभी ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री तो आप वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इट इज टू मच ईजी नाउ, दिस 1 इज कैंसिल बाई दिस 1, दिस 2 इज बाई दिस 2, एंड साइन बाई एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। जो बच रहा है बच्चों वो कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 बच रहा है। अब मुझे आप बताएं कि आपको इतनी मैथमेटिक्स तो आती ही होगी, ट्रिग्नोमेट्री आती ही होगी। साइन अपॉन कॉस tan होता है, उसका रेसिप्रोकल बच्चों कॉस अपॉन साइन लिखा हुआ है, इट विल व्हाट, इट विल कॉट थीटा बाई 2। इट्स योर आंसर। तो अब आपने देखा कि आपका आंसर अब जहां पहुंच चुका है उससे ज़्यादा इसको अब डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब हम कॉट के फॉर्म में उसको बदलते रहेंगे, लेकिन वो छोटा नहीं होगा अब, ठीक है। ये आटम वाली सिचुएशन में आ गया है कि कहा नहीं जाता कि आटम वो पार्ट है, अनकटेबल है, अब उसको नहीं काट सकते, ये अपनी उस हालत में आ चुका है। आपको जितना भी बदलना है बदलो, अब इससे बड़ी ही वैल्यू यहाँ से निकलेगी, छोटी नहीं निकलेगी। तो एंड इट इज़ योर आंसर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो हमें हमारे लिए एग्जाम्पल ये जरूरी हो जाता है कि हमने जो सीखा है उसको हम अप्लाई करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इसलिए एग्जाम्पल जरूरी हो जाता है। बाकी जो आपने इसके पहले देखा वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने उसको समझ लिया है और आपको फॉर्मूलों का नॉलेज है कि किसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ क्या यूज़ करनी है, तो बच्चों ये टॉपिक आपके लिए बाएँ हाथ का खेल है, बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। और आपको बताऊं 5.6 एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जहां से आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ तो मिलना ही है, और वो भी कम से कम 4 मार्क्स का।
अब आप सोच लीजिए, आपके पास 80 नंबर का ही पेपर होगा जिसमें से एक ऐसी एक्सरसाइज है जो गारंटी लेती है इस बात की कि हमारे से तो कुछ ना कुछ होएगा ही होएगा। तो मुझे लगता है कि अब आप इसको पढ़िए, समझिए और उठाइए अपनी एनसीईआरटी की बुक और एक्सरसाइज 5.6 को फिनिश कीजिए आज ही। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हायर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे, ठीक है, कि डिफरेंशिएट एक बार कर दिए तो अब उसके बाद भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।